Hello future nursing officer. Today is class 17 of Fundamental of Important Nursing series. So आज हम वाइटल साइंस के बारे में पढ़ेंगे. डेट इज द पार्ट 2. पार्ट 1 में हमने टेम्परेचर एंड पल्स के बारे में पढ़ा था एंड आज हम रेस्पिरेशन एंड बीपी के बारे में पढ़ेंगे. रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो स्टार्ट विद द क्लास रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है? रेस्पिरेशन मतलब कि सिंपल आपको पता है कि सांस लेना एंड सांस छोड़ना इज रेस्पिरेशन. मतलब हमने ऑक्सीजन लिया. ठीक है. ऑक्सीजन लिया, जो हमारे टिश्यूज है उस ऑक्सीजन को यूज करेगी. किस लिए यूज करेगी? फॉर एनर्जी. फॉर एनर्जी के लिए. ऑफकोर्स एनर्जी ही मिलती है हमें. एनर्जी के लिए एंड क्या रिलीज करेगी, क्या प्रोड्यूस करेगी? CO2. एंड वो CO2 क्या जाएगा? बाहर जाएगा. सो दैट इज दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ठीक है. सो इनहेलेशन होगा, एक्सहेलेशन होगा, एसेस बाई. ठीक है. सो बेसिकली हमारा रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? इनहेलेशन हो रहा है और एक्सहेलेशन हो रहा है. ठीक है. सो 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है. यहाँ से MCQ आ रखा है. ठीक है. मैं साथ साथ में आपको MCQ भी बताते चलूंगी किस कहाँ से MCQ आता है. सो उन्होंने ये पूछ रखा है मेनी मोर एग्जाम में, लाइक DSSB हो गया, RRB हो गया, उसमें उन्होंने ये पूछ रखा है कि इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है. सो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है कि जैसे कि हमने इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है कि इंटरनल रेस्पिरेशन को बोलते हैं टिश्यू रेस्पिरेशन भी. मतलब क्या होता है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, जो हमारा जो लंग्स है ऑक्सीजन लेता है. ठीक है. वो ऑक्सीजन का यूज होता है. कौन यूज करता है? टिश्यू यूज करता है. क्यों यूज करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है. एंड क्या प्रोड्यूस करता है? CO2 प्रोड्यूस करता है. सो इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब कि अंदर में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ऐसे याद करो, जो अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है इंटरनली हो रहा है. मतलब जो टिश्यू रेस्पिरेशन हो रहा है मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज. ठीक है ना. एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू मतलब हमारे लंग्स से जो ब्लड टिश्यू के पास गया, क्या लेके गया? ऑक्सीजन लेके गया. वो ऑक्सीजन कौन यूज करेगा? टिश्यू यूज करेगी. क्या प्रोड्यूस करने के लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. एंड क्या रिलीज करेगी? रिलीज करेगी CO2. ठीक है ना. सो इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? टिश्यू के पास होता है. बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन का यहाँ पे यूज होता है एंड CO2 का क्या होता है? प्रोड्यूस होता है. ठीक है. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? मतलब कि बाहर से मतलब कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब जो हमारा लंग्स ले रहा है, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स. जो हमारा लंग्स एंड ब्लड के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ना, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. मतलब कि जो टिश्यू के पास जो ब्लड था वो CO2 लेके कहाँ आएगी? वो आएगी हमारे लंग्स के पास. हमारे लंग्स के पास आया. ठीक है. तो उसके अंदर क्या है? उस वाले ब्लड में क्या है? CO2 है. लंग्स के पास क्या है? ऑक्सीजन है. अब वो ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा, CO2 बाहर आ जाएगा, लंग्स के अंदर में आ जाएगा. एंड फिर लंग्स से CO2 कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा. सो दैट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. मतलब कि ऑक्सीजन लेगा एंड CO2 को बाहर करेगा. ठीक है. सो इंटरनल रेस्पिरेशन जो टिश्यू के पास होगा, ब्लड एंड टिश्यू के पास होगा. एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो कि लंग्स एंड ब्लड के बीच में होगा, है ना. एंड वही ब्लड फिर हमारा टिश्यू के पास जाएगी. ठीक है. सो ये हमारा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. सो रेस्पिरेशन हम कैसे चेक करते हैं? जैसे कि टेम्परेचर तो हम थर्मोमीटर से चेक कर लिया, बट रेस्पिरेशन हम कैसे कर, और पल्स हमने फील करके बाई पैल्पेशन मेथड से चेक कर लिया. बट रेस्पिरेशन कैसे चेक करेंगे? क्या थर्मोमीटर से या फिर हम फील करके? नो, इट इज बाई इंस्पेक्शन. हम ऑब्जर्व करके कि हाँ कितना है, उसके थ्रू हम रेस्पिरेशन मेजर करते हैं. सो इट इज असेस बाय द इंस्पेक्शन मेथड. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. सो रेस्पिरेशन रेगुलेशन सेंटर कौन है हमारा? रेस्पिरेशन रेगुलेशन सेंटर कौन है? दैट इज द मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा. मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा जो है, जो हमारा रेस्पिरेशन कंट्रोल सेंटर है. जैसे कि टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है? दैट इज हाइपोथैलेमस. ऐसे ही रेस्पिरेशन को कौन रेगुलेट करता है? दैट इज मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा. ठीक है. सो इनहेलेशन में क्या हो रहा है? जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारा जो मसल ऑफ डायफ्राम है वो क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. जो डायफ्राम कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा, है ना. डाउनवर्ड जाएगा और उसकी वजह से जो हमारा थोरैसिक कैविटी क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है ना. वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. उसके ऑपोजिट एक्सहेलेशन, जब हम सांस छोड़ते हैं, आप खुद ही सोचो, सांस छोड़ा तो क्या हो रहा है? मसल ऑफ डायफ्राम क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है. डायफ्राम कहाँ जाएगा? अपवर्ड जाएगा. एंड जो वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. सो ये आपको कुछ वर्ड्स याद करने हैं. देन कमिंग टू दिस इज वेरी मेनी टर्म्स हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम में वन वर्ड में आ जाते हैं. वन लाइनर MCQ में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोपनिया, डिस्पनिया, हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सिया, बायोट्स रेस्पिरेशन, चीनी स्टोक्स रेस्पिरेशन, कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन. बहुत सारे टर्म्स है. वीजिंग, क्रैकल्स, रेल्स. क्या होता है?
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। सो ऑर्थोपनिया, ऑर्थोपनिया मतलब क्या होता है कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वाइल लाइंग। जब आप सीधे लेटोगे ना तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, बहुत गंदा वाला ऐसे लगेगा कि सांस नहीं आ रही है, फटाफट आप बैठ जाओगे। सो दैट इज ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया मतलब लेट गए, सीधा लेट गए तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, बैठ गए तो नॉर्मल है, ठीक है। दैट इज ऑर्थोपनिया। बहुत सारी लाइक कार्डियक कंडीशन होती है ना, उसमें ये ऑर्थोपनिया देखने को मिलता है। उसके अलावा हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन हमने ऑलरेडी, जब मैंने आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था हाइपोवेंटिलेशन एंड हाइपरवेंटिलेशन। जब किसी को एसिडोसिस होता है तो क्या होता है, हाइपरवेंटिलेशन होता है। एंड जब आपको एल्कलोसिस किसी को होता है तो क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन होता है। सो हाइपोवेंटिलेशन में क्या हो रहा है कि रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। जो नॉर्मल हमारा रेट है दैट इज 12 से 20 पर मिनट होता है, सो 20 से क्या हो 12 से कम हो जाएगा, लाइक 9, 6, 7, दैट इज द हाइपोवेंटिलेशन। मतलब रेट एंड डेप्थ ऑफ जो रेस्पिरेशन है वो कम हो गई है, दैट इज हाइपो, ठीक है ना। हाइपर वेंटिलेशन क्या होगा, रेट एंड डेप्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, लाइक 20, 30, 40 अगर रेट होगा, रेस्पिरेशन रेट होगा, सो पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर पेशेंट को एसिडोसिस कंडीशन होती है तो क्या होता है, एसिडोसिस कंडीशन होती है तो क्या हो गया, हाइपरवेंटिलेट करते हैं ना, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा CO2 बाहर कर दे। CO2 क्या होता है, एसिडिक होता है, CO2 बाहर चला जाएगा तो बॉडी में थोड़ा बेसिक होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। सो हाइपोवेंटिलेशन, हाइपरवेंटिलेशन समझ में आ गया। हाइपरएपनिया, हाइपरएपनिया क्या होता है, हाइपरएपनिया इट इज सेम लाइक डीप ब्रीदिंग या फिर फास्टर ब्रीदिंग, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना, उसको बोलते हैं हाइपरएपनिया। हाइपोपनिया क्या होता है कि वो स्लो, शैलो और स्लो ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं, हाइपोपनिया, ठीक है ना। उसके अलावा हमारा है ये हमारा समझ में आ गया आपको, हाइपोवेंटिलेशन, ऑर्थोपनिया, हाइपरएपनिया, हाइपोपनिया। उसके अलावा जैसे कि हमने जो पल्स चेक किया था, पल्स में हमने क्या क्या चेक किया था, हमने चेक किया था रेट, रिदम एंड वॉल्यूम। ऐसे ही जब हम रेस्पिरेशन चेक करते हैं तो रेस्पिरेशन में हम क्या क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं रेट, डेप्थ एंड रिदम, ठीक है ना। रेट मतलब कि कितनी बार जो पर्सन है वो इनहेल एंड एक्सहेल कर रहा है, कितनी बार वो सांस ले रहा है। मतलब 1 मिनट में हम कितनी बार लेते हैं, 1 मिनट में हम 12 से 20 बार लेते हैं ना। एंड जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उसमें 30 to 60 होता है। जैसे पल्स रेट है 60 to 100 होता है एडल्ट में नॉर्मल, एंड बच्चों में 120 to 160 होता है। ऐसे ही जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, नंबर ऑफ ब्रेथ इन 1 मिनट इन एडल्ट इज 12 to 20 पर मिनट, एंड इन न्यूबॉर्न इज 30 to 60 पर मिनट, दैट इज नॉर्मल। अगर आपका जो ब्रेथ है अगर 20 से ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, टेकिपनिया। जैसे टेकिकार्डिया था ना, टेकिकार्डिया 100 से ज्यादा होगा तो टेकिकार्डिया बोलेंगे। ऐसे ही अगर 20 से ज्यादा होगा तो टेकिपनिया बोलेंगे। एंड अगर 12 से कम होगा तो क्या बोलेंगे, ब्रेडिपनिया, कम हो गया, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपनिया, ऐसे याद करना। यूपनिया क्या होता है, मतलब कि नॉर्मल ब्रीथिंग, इट इज नॉर्मल ब्रीथिंग, इट इज नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है। सो डेप्थ, रेट हमने चेक कर लिया, ऐसे ही डेप्थ मतलब क्या है कि बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, मतलब बहुत ज्यादा डीप अंदर जा रहा है, बहुत ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा ऐसे ये हमारा एबनॉर्मल होना, लाइक हम नॉर्मली तो पता भी नहीं चलता ना उतना अच्छे से, जब बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते तब पता चलता है। सो बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, दैट इज डीप या फिर शैलो, डीप है कि शैलो है मतलब स्लो है। सो डेप्थ हम चेक कर लिया। उसके अलावा रिदम मतलब सिमेट्री, मतलब दो ब्रेथ के बीच का सिमेट्री कैसे है, लाइक एक है बहुत डीप सेलो है, दूसरा आराम से है, सो हम सिमेट्री चेक करते हैं। इंडिकेट इक्वल इंटरवल बिटवीन 2 रेस्पिरेशन, ठीक है ना। अगर जैसे कि 12 से 20 पर मिनट होना चाहिए तो अप्रोक्स 6 सेकंड में हमें एक ब्रेथ लेना चाहिए। तो कभी 6 सेकंड में आपने एक ब्रेथ ले लिया, कभी 2 ही सेकंड में एक ब्रेथ ले लिया, कभी आपको 10 सेकंड लग रहा है एक ब्रेथ लेने में, सो दैट इज द रिदम क्या है, एबनॉर्मल है, ठीक है। मतलब 2 ब्रेथ का जो गैप है वो अप्रोक्स नॉर्मल होना चाहिए, बट अगर एबनॉर्मल होगा तो मतलब क्या होगा, रिदम क्या है, एबनॉर्मल है। सो आपको रेट चेक कर लिया, डेप्थ चेक कर लिया एंड रिदम चेक कर लिया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी कंडीशन होता है जिसमें कि हमारा ये एबनॉर्मल होता है, कहीं रेट एबनॉर्मल होता है, कहीं रिदम एबनॉर्मल होता है, कहीं डेप्थ एबनॉर्मल होता है, ठीक है। सो कुछ कुछ पूछ लेते हैं, जैसे कि हाइपरकैपनिया क्या होता है, इंक्रीज CO2 इन द ब्लड, मतलब सी कैपनिया का वर्ड का ही मतलब होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइपोकैपनिया मतलब कि डिक्रीज CO2 इन द ब्लड, ठीक है। स्टिटोरस रेस्पिरेशन क्या होता है, स्टिटोरस रेस्पिरेशन होता है कि नॉइजी स्नोरिंग साउंड ऑन इंस्पिरेशन, जैसे कि आप स्नोरिंग सुना होगा ना आपने, है ना। सो जब आप सांस लोगे ना तो ऐसे नॉइजी स्नोरिंग साउंड आएगा, जिसको बोलते हैं स्टिटोरस रेस्पिरेशन। अगर हमारा अब एयरवे में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना तो उसकी वजह से स्टिटोरस रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, नॉइजी स्नोरिंग ब्रीदिंग होती है, ठीक है ना। जब आप सांस लोगे ड्यूरिंग इंस्पिरेशन नॉइजी एंड स्नोरिंग साउंड आएगा, दैट इज स्टिटोरस रेस्पिरेशन।
उसके अलावा क्रैकल्स, क्रैकल्स को रेल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, रेल्स। क्रैकल्स क्या होता है ना, जब अगर एयरवेज में जो स्मॉल एयरवेज होती है उसमें अगर क्या होता है, उसमें अगर फ्लूइड होगी ना, अगर फ्लूइड होगा तो कैसा साउंड देगा, पॉपिंग और क्रैकलिंग साउंड आएगा। जब आप ऑस्कल्टेट करोगे ना, सो पॉपिंग और क्रैकलिंग साउंड आएगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, दैट इज नोन एज क्रैकल्स, ठीक है ना। जैसे कि पल्मोनरी एडिमा हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, इनमें क्या होता है, फ्लूइड भरे होते हैं ना, सो इनमें हमें ये देखने को मिलता है, पॉपिंग और क्रैकलिंग साउंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है ना। उसके अलावा वीजिंग हो गया, वीजिंग में क्या होता है कि हाई पिच, वीजिंग का मतलब एकदम माइंड में फिट कर लो, क्रैकल्स, वीजिंग, वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एम्स एंड मेनी मोर एग्जाम। हाई पिच म्यूजिकल साउंड ड्यूरिंग एक्सलेशन, देखो क्रैकल्स में क्या हो रहा है, पॉपिंग और क्रैकलिंग से साउंड होगा, पॉपिंग और क्रैकलिंग साउंड होगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। बट वीजिंग में क्या होगा, हाई पिच, ये तो ऐसे ही दिख जाएगा आपको, हाई पिच म्यूजिकल साउंड होगा ड्यूरिंग, जब पेशेंट एक्सहेल करेगा ना तो आपको बहुत हाई पिच म्यूजिकल साउंड जैसा सुनाई को देगा। ये बेसिकली क्यों होता है, ड्यू टू नैरोड एयरवे। जो क्रैकल्स है वो क्यों हो रहा था, फ्लूइड की वजह से। बट वीजिंग क्यों होता है, जो एयरवेज है ना वो नैरो हो गई है, जैसे कि अस्थमा हो गया, अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, जो एयरवे है वो वो हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसकी वजह से वीजिंग साउंड सुनने को मिलता है, हाई पिच म्यूजिकल साउंड सुनने को मिलता है, ठीक है। रोंकाई क्या होता है, रोंकाई में क्या होगा, लो पिच होगा, यहाँ पे हाई पिच नहीं होगा, बहुत लो पिच होगा, स्नोरिंग और गर्गलिंग होगा फ्रॉम लार्जर एयरवेज ड्यू टू म्यूकस, म्यूकस की वजह से ब्रोंकाइटिस हो गया। ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, बहुत सारा म्यूकस है, म्यूकस की वजह से आपको बहुत लो पिच स्नोरिंग जैसा गर्गलिंग साउंड होगा जब आप ऑस्कल्टेट करोगे, सो दैट इज रोंकाई, ठीक है। ये आपको ये सारा ये टर्म्स याद करना पड़ेगा, ये टर्म्स आते हैं, व्हाट इज क्रैकल्स, व्हाट इज वीजिंग, व्हाट इज रोंकाई, है ना। क्रैकल्स कहाँ देखने को मिलते हैं, पल्मोनरी एडिमा, वेरी इंपॉर्टेंट। वीजिंग मिली अस्थमा में देखने को मिलता है, और रोंकाई मिली ब्रोंकाइटिस में देखने को मिलता है, ड्यू टू म्यूकस, लो पिच स्नोरिंग साउंड मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा चीनी स्ट्रोक्स रेस्पिरेशन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग इसके बारे में। चेनी स्ट्रोक्स रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है ना कि ब्रीदिंग जो है ना, ब्रीदिंग ग्रेजुअली गेट्स डीपर 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 देन स्लोइंग एंड फॉलोड बाय एपनिया, नो ब्रीदिंग। मतलब क्या होगा ना, ब्रीदिंग धीरे धीरे क्या होगा, डीपर 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 जाते जाते एकदम स्लो हो जाएगा, मतलब डीपर 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 जाएगा, स्लो हो जाएगा, देन पीरियड ऑफ एपनिया आएगा, मतलब जो सांस लेना एकदम रुक जाएगा, ठीक है ना, नो ब्रीदिंग, देन अगेन स्टार्ट, मतलब कि क्या होगा, ब्रीदिंग जो है वो स्लो, डीपर 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 जाएगा, ठीक है, स्लो हो जाएगा, उसके बाद अपनिया फेस आएगा, देन अगेन सेम साइकिल स्टार्ट, देन अगेन अपनिया, मतलब ये रेगुलर होता रहेगा। जो ब्रीदिंग है वो ग्रेजुअली डीपर डीपर जाएगा, स्लो हो जाएगा, देन अपनिया, देन अगेन सेम साइकिल स्टार्ट, सो दैट इज चीनी स्ट्रोक्स रेस्पिरेशन। मिलिए हार्ट फेलियर एंड स्ट्रोक वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसका ऑपोजिट बायोट्स रेस्पिरेशन, बायोट्स रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इरेगुलर ब्रीदिंग होगा विथ सडन एपनिया, मतलब इसमें ब्रीदिंग कभी ज्यादा कभी कम एपनिया हो जाएगा, ठीक है ना, फिर ज्यादा फिर कम अभी एपनिया हो जाएगा, मतलब इरेगुलर होगा। इसमें क्या हो रहा था, चीनी स्ट्रोक्स में बहुत रेगुलरली हो रहा था, लाइक ब्रीदिंग पहले डीपर डीपर जाएगी, फिर स्लो हो जाएगी, फिर पीरियड ऑफ एपनिया आएगा, देन अगेन सेम साइकिल होगा। बट इसमें क्या होगा, इरेगुलर ब्रीदिंग होगा विथ सडन एपनिया, कभी भी एपनिया आ जाएगा, लाइक ब्रेन डैमेज में। उसका ऑपोजिट ये कुस्मॉल रेस्पिरेशन, कुस्मॉल रेस्पिरेशन में क्या होता है ना, कुस्मॉल में क्या होगा कि डीप एंड रैपिड लेवर्ड ब्रीदिंग होगा, लाइक सिंपल हाइपर वेंटिलेशन काइंड ऑफ कंडीशन हो जाएगा, जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में बहुत सारा एसिड अंदर बना हुआ है, उस एसिड को बाहर करना है, मतलब CO2 को बाहर करना है, CO2 बाहर करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो बहुत लेवर्ड एंड हाइपर वेंटिलेशन होगा, ठीक है ना। सो डीप एंड रैपिड लेवर्ड ब्रीदिंग होगा, दैट इज कॉल्ड कुस्मॉल रेस्पिरेशन। तो कुस्मॉल रेस्पिरेशन कहाँ मिलता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, ठीक है ना। उसके अलावा है हमारा एगोनल ब्रीदिंग, एगोनल ब्रीदिंग में क्या होगा कि गैस्पिंग लेवर्ड ब्रीदिंग बिफोर, मतलब जब मरने से पहले, ऐसे समझ लो, जब मरने से पहले जो एक लास्ट ब्रेथ लेते हैं ना, फिर एकदम से रुक जाती है, सो दैट इज एगोनल ब्रीथिंग, मतलब कि गैस्पिंग लेवर्ड ब्रीदिंग जस्ट बिफोर डेथ, लास्ट एफर्ट टू बॉडी टू टेक द ब्रेथ, सो दैट इज द एगोनल ब्रीथिंग। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन क्या होता है, पैराडॉक्सिकल में क्या होगा कि यूजुअली क्या होता है कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट ऊपर होता है, एंड जब हम सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट हमारा अंदर जाता है, यही होता है ना, देखो खुद ही करके देखो। बट
पैराडॉक्सिकल में क्या होगा, पैराडॉक्सिकल ऑपोजिट होगा। जब आप सांस लोगे ना तो आपको जो चेस्ट है वो अंदर जाएगा, एंड जब आप सांस छोड़ोगे तो जो आपको चेस्ट है जो वो ऊपर आएगा। सो दैट इज द पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। ये मिली जब चेस्ट इंजरी, फ्रैक्चर्स वगैरह होता है ना, रिब फ्रैक्चर्स, तब ये आपको देखने को मिलता है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। चेस्ट मूव इनवर्ड while inhaling and chest move outward while exhaling, so that is the paradoxical है जब पैरा मतलब ऑपोजिट है, ऑपोजिट टू नॉर्मल, सिंपल, ऑपोजिट टू अपोजिट टू नॉर्मल। जो नॉर्मल ब्रीदिंग है ना, जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है उसका जस्ट ऑपोजिट होगा, ठीक है, ऐसे याद कर लो। फ्लेल चेस्ट क्या होता है, फ्लेल चेस्ट सिंपल है कि इट इज़ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अगर बहुत सीवियर चेस्ट इंजरी होती है, लाइक अगर मोर देन 3 रिब फ्रैक्चर होती है, तो आपको फ्लेल चेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। नेजल फ्लेयरिंग क्या होता है कि जो बच्चा है, छोटे बच्चे जिसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का जो बच्चा होता है, जब वो सांस लेगा ना तो उसकी जो नोस्ट्रिल है ना वो ऐसे लाइक फूल जाएगी, ऐसा समझ लो, फूल जाएगी, दैट इज द नेजल फ्लेयरिंग, ठीक है ना। उसके अलावा एनोक्सिया, ये सारा टर्म्स आपको याद करना है क्योंकि ये वन लाइनर में पूछ लेते हैं। एनोक्सिया क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीटली लैक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनोक्सिया। हाइपोक्सीमिया क्या होता है, लो ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड में इमिया आ गया ना, इमिया कहीं पे वर्ड आ जाए ना, इमिया का मतलब ही होता है ब्लड, ठीक है ना, इमिया मतलब ब्लड। सो लो ऑक्सीजन इन ब्लड, हाइपोक्सिया मतलब लो ऑक्सीजन इन द ब्लड, लाइक जो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन है वो उसका नॉर्मल वैल्यू होता है 80 to 100। सो अगर 80 से कम होगा इट मीन्स हाइपोक्सीमिया है। डिस्पनिया क्या होता है, डिस्पनिया इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होना इज डिस्पनिया। साइनोसिस क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्किन का जो ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना, या फिर लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है, दैट इज साइनोसिस। एपनिया क्या होता है, एपनिया इज द सडन सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन इन्फेंट। एपनिया मतलब कि जो ब्रीदिंग है वो एकदम रुक गई हो। कब बोलेंगे, लाइक अगर इन्फेंट में एटलीस्ट 20 सेकेंड या उससे ज़्यादा रुकी होगी तो उसको बोलेंगे एपनिया, एंड इन ओल्डर चाइल्ड या फिर एडल्ट में अगर 15 सेकेंड से ज़्यादा होगी तो बोलेंगे एपनिया। एस्फेक्सिया क्या है, एस्फेक्सिया इज बॉडी स्पेशली जो ब्रेन है उसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ड्यू टू ब्लॉक और स्टॉप ब्रीदिंग। जो बच्चे लाइक न्यू बॉर्न पैदा होते हैं, है ना, उसमें मिली एस्फेक्सिया कंडीशन देखने को मिलती है, लाइक जो प्रॉपर ऑक्सीजन आपके ब्रेन को नहीं मिल रही है, ठीक है ना, क्योंकि लाइक ब्लॉक हो गई है या फिर एकदम से सडन जो ब्रीदिंग जो कर रहे थे वो स्टॉप हो जाएगी, उसकी वजह से एस्फेक्सिया देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो ये हमारा रेस्पिरेशन के बारे में था, बहुत बहुत शॉर्ट सिंपल है, सिंपली आपको ये मिली जो टर्म्स है ना वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये एक आपको ये इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन याद करना पड़ेगा, यहाँ से पूछते हैं। उसके बाद आते हैं कमिंग टू ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर, आपने बहुत सुना होगा ब्लड प्रेशर, बट ब्लड प्रेशर होता क्या है। सो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जो ब्लड के थ्रू जो प्रेशर लग रहा है दैट इज ब्लड प्रेशर, सिंपल है ना। सो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड, कहाँ पे, ब्लड के थ्रू तो प्रेशर लग रहा है बट कहाँ पे, अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स है, जो हमारी आर्टरीज है, जो वेन्स है ना, जो उसमें जो ब्लड वेसल्स का फ्लो, ब्लड का जो फ्लो है, सो ब्लड की वजह से क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा, कहाँ पे, जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स है ना, इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड के थ्रू जो प्रेशर लग रहा है कहाँ, अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, दैट इज 120 to 80 mm ऑफ Hg इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। 120 क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, एंड 80 क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ठीक है ना, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, दैट इज लाइक सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है। सो ब्लड प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं, ये हम ना ही हम पैल्पेट करके मेजर कर सकते हैं, ना हम इंस्पेक्शन के थ्रू मेजर कर सकते हैं, एंड ना हम थर्मामीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। ये हम कैसे मेजर करेंगे, ये हम मेजर करेंगे बाई स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर जो है इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बीपी मेजर करते हैं, ठीक है ना। सो ये आपको दिख रहा होगा डिजिटल वाला, एंड ये लाइक पहले यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं, ये बहुत एक्यूरेट देता है। आइडियली जो है ना ये वाला जो है स्फिग्नोमैनोमीटर, ये बहुत एक्यूरेट देता है, लाइक ऐसे इन्फ्लेट करके स्टेथोस्कोप लगाकर जो चेक करते हैं, ठीक है ना। सो आपको कुछ पॉइंट याद करने पड़ेंगे कि बिफोर टेकिंग बीपी, नॉर्मली बीपी कैसे मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू AHA गाइडलाइन, ठीक है ना, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। सो जो पेशेंट है वो नॉर्मली
बैठे होना चाहिए। कैसे बैठा होना चाहिए? जो उसका जो बैक है वो सपोर्टेड होना चाहिए, इम्पोर्टेंट। जो लेग है वो फिट, जो है जो फिट है वो नीचे जो फ्लोर को टच होना चाहिए, ऐसे हैंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि जब आप बीपी चेक कर रहे हो तो जो भी आपका पेशेंट है या फिर क्लाइंट है वो बात नहीं कर रहा हो, नो टॉकिंग ड्यूरिंग एंड बिटवीन द मेजरमेंट्स, ठीक है ना। एंड जो ये कफ है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कफ जो है वो एक्यूरेट साइज का होना चाहिए। कितना साइज का होना चाहिए आगे मैं बताऊंगी। तो कफ जो है वो एक्यूरेट साइज का होना चाहिए। एंड ये जो आप इसको जो टाई करोगे वो भी प्रॉपर टाई होना चाहिए, ज़्यादा लूज ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर आप बीपी चेक करें वो रूम जो है क्वाइट होना चाहिए, शोर शराबा टाइप का नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल, पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहिए। एंड जो जिसका बीपी चेक करे वो एटलीस्ट स्मोकिंग, कॉफ़ी, एक्सरसाइज वगैरह करके ना, अगर उसने कॉफ़ी, एक्सरसाइज, कैफीन वगैरह ले रखा है तो आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स तक वेट करना है। कितना? 30 मिनट्स तक, ठीक है ना। ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि ब्लैडर फुल होगा तो वो ऑलरेडी सेलेक्ट फियर में होगा कि भाई मुझे ये सुसु आ रही, तो ऑफकोर्स उसका बीपी थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। तो ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। पेशेंट वो जो क्लाइंट जो है वो रिलैक्स होना चाहिए, लाइक कहीं से चल वल के आया तो 3 to 5 मिनट्स तक आप रिलैक्स होने दो, उसको बैठने दो आराम से, तब चेक करना है, ठीक है। एंड अगर बीपी हाई आए तो आपको 3 रीडिंग लेनी है, ठीक है ना। एंड उसका जो सबसे बेस्ट तीनों का जो क्या बोलते हैं उसको, एवरेज, तीनों का जो एवरेज होगा वो आपको मेनली मानना है, ठीक है। सो ये आपका कुछ रूल्स है बिफोर टेकिंग बीपी, ठीक है ना। सो ये था हमारा, और इससे पहले ये जब हम चेक करते हैं ना, जब हम इस वाले इंस्ट्रूमेंट से हम चेक करते हैं ना, जो हमारा जो स्टेथोस्कोप है उसको हम लाइक ब्रेकियल के पास, ब्रेकियल आर्टरी के पास रखते हैं, एंटीक्वाइटल फोसा में रखते हैं। ना कोरोटकॉफ साउंड होता है, कोरोटकॉफ साउंड होता है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये, इसको हम इन्फ्लेट करते हैं, पुश ऐसे ऐसे करते हैं। ये लाइक प्रेशर बढ़ता है धीरे धीरे, ठीक है। उसके इसमें ना कोरोटकॉफ साउंड होता है, क्या होता है, 5 फेस होता है, K1, K2, K3, K4 एंड K5, ठीक है। जो K1 फेस होता है ना, K1 जब आपने पूरा लाइक पूरा प्रेशर लगा दिया, पूरा मैक्सिमम पे आ गया, उसके बाद फेस 1 सबसे पहले आता है। फेस 1 में क्या आएगा कि जैसे कि आपने वो इन्फ्लेट किया, ये जो बलून है इसको इन्फ्लेट किया, आप मैक्सिमम प्रेशर पे आ गए। देन आपको धीरे धीरे क्या होता है, रिलीज करना होता है। यहाँ पे प्रेशर का वो रेगुलेटर होता है, उसको रिलीज करते हैं। जैसे जैसे रिलीज करते हैं ना, तो धीरे धीरे एकदम से जो पल्स स्टार्ट हो जाता है सुनना, टैपिंग साउंड आता है। फर्स्ट टैपिंग साउंड जो आता है ना, फर्स्ट टैपिंग साउंड, दैट इज द फेस 1, दैट इज द K1, एंड उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। जो धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करते 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 जो फर्स्ट फेस आएगा जहाँ पे आपको टैपिंग साउंड आएगा, प्रोड्यूस होगा, दैट इज द K1 फेस 1, उसको हम बोलेंगे। उसमें जो उसमें नंबर मार्किंग होती है, तो जिस नंबर पे आएगा फेस 1, जिस नंबर पे आपको टैपिंग साउंड प्रोड्यूस होएगा, उसको आप बोलोगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेट सपोज वो 130 पे 130 mm ऑफ Hg पे वो टैपिंग साउंड आपको प्रोड्यूस आ गया, इट मीन्स 130 क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। उसके बाद K2 फेस आएगा, K3 आएगा, मतलब स्विशिंग साउंड आएगा, फिर थोड़ा साउंड थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, फिर धीरे कम कम होते होते फेस 5 आएगा। फेस 5 मतलब K5, है ना, K5 पे क्या आएगा कि साउंड एकदम डिसअपियर हो जाएगा। अगेन जो साउंड है, जो जो फील हो रहा था आपको, ऑस्कल्टेट कर रहे थे, वो एकदम से फिर से खत्म हो जाएगा। उस फेस को बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब कि 130 पे लेट सपोज आपको टैपिंग साउंड हुआ, देन धीरे 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 लेट सपोज 70 पे आपको जो जो साउंड आ रहा था वो एकदम से स्टॉप हो गया। डेट इज द 70 पे आया, 70 क्या होगा आपको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यहाँ से एमसीक्यू आता है कि K1 और फेस 1 या फिर फर्स्ट टैपिंग साउंड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड जहाँ पे साउंड डिसअपियर हो जाता है, दैट इज द फेज 5 और K5, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 80/40 रूल पता होना चाहिए। ये क्या होता है, 80/40 रूल क्या होता है? 80/40 रूल होता है टू ऑब्टेन द एक्यूरेट बीपी मेजरमेंट कफ ब्लैडर लेंथ। जो कफ है ना, कफ का जो ब्लैडर का जो लेंथ है ना, इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अपर आर्म। जो अपर आर्म का जो सर्कमफ्रेंस है उसका 80% होना चाहिए। एंड जो कफ ब्लैडर का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो कितना होना चाहिए, 40% ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अपर आर्म। अपर आर्म का जो सर्कमफ्रेंस है उसका 40% होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अ ब्लैडर लेंथ टू विड्थ रेशो कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड 80/40 रूल। ज़्यादा छोटा, ज़्यादा चौड़ा, ज़्यादा लंबा, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए, डेट इज 80/40 रूल होना चाहिए। 80% लंबा एंड 40% चौड़ा होना चाहिए, सिंपल, ठीक है।
देन अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि लिम्ब कैन बी अवॉइडेड फॉर मेजरिंग बीपी। लेट्स सपोज ये आपका लिम्ब है, यहाँ आपको आईवी थेरेपी चल रही है, आपको कुछ भी आपको लाइक डीएनएस एनएस कुछ भी मेडिकेशन चल रही है, या फिर आपको किसी को राइट ब्रेस्ट कैंसर था तो उसका राइट मेस्टेक्टोमी हो रखी है, तो उस साइड नहीं लेना आपको बीपी, ठीक है ना। प्लस फ्रैक्चर लिम्ब, अगर लिम्ब फ्रैक्चर्ड है तो उसमें तो ऑफकोर्स नहीं ले सकते, आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा, इट्स कॉमन सेंस। बर्न लिम्ब है ऑफकोर्स, यहाँ पे अगर जला हुआ है, सेकंड डिग्री फर्स्ट डिग्री थर्ड डिग्री बर्न है, तो ऑफकोर्स उस लिम्ब में आप नहीं ले सकते हो। या फिर लिम्ब पैरालाइज्ड है तो आपको बीपी इन सारे कंडीशन में उस लिम्ब में नहीं लेना, आपको अदर्स लिम्ब यूज करना है, ठीक है। देन यहाँ से बहुत बार एमसीक्यू आता है फॉल्सली लो बीपी। फॉल्सली लो बीपी, फॉल्सली हाई बीपी कब कब आता है? सो अगर आपका जो बीपी कफ है, बीपी जो कफ है अगर टू वाइड हुआ, टू बहुत ज़्यादा चौड़ा है, टू वाइड है, तो फॉल्सली लो बीपी आएगा। जो बीपी आएगा वो लो आएगा एंड इट इज़ फॉल्स, ठीक है। अगर आपने कफ बहुत टाइटली बांध दिया है तो भी लो बीपी आएगा। अगर आर्म अबव द लेवल ऑफ हार्ट है तो भी आपका जो बीपी आएगा वो कम आएगा। सो दिस थ्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से पूछते हैं कि जो कफ है वो बहुत ज़्यादा वाइड है तो बीपी टू फॉल्सली आएगा, या फॉल्सली हाई आएगा, या फॉल्सली लो आएगा। सो आपको ये पता होना चाहिए। टाइट कफ हो गया, आर्म अबव द लेवल ऑफ हार्ट, सो ये तीनों इंपॉर्टेंट यहाँ से आते हैं। उसके अलावा लाइक अगर आपने क्रैक्ड एंड किंग ट्यूबिंग लिया, जो ये ट्यूबिंग होती है ना इसकी जो ट्यूबिंग होती है, या फिर ये बीपी कफ की जो ट्यूबिंग होती है, ये क्रैकिंग है बीच से, है ना, ठीक है ना, या फिर क्या है किंग्ड है, तो भी बीपी क्या आएगा? फॉल्सली लो आएगा। व्यूइंग द मेनिस्कस फ्रॉम अबव द आई लेवल, उसकी वजह से भी फॉल्सली लो बीपी हो सकता है, ठीक है ना। उसके ऑपोजिट फॉल्सली हाई बीपी कब कब देखने को मिलेगा? तो इसका ऑपोजिट क्या? अगर आपने बीपी कफ टू नैरो लिया है, बहुत बहुत कम चौड़ा है, बहुत ज़्यादा लूज है, आर्म जो है वो बिलो द लेवल ऑफ हार्ट है, या फिर अनसपोर्टेड बैक जो है प्रॉपर अनसपोर्टेड नहीं है, तो जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना वो थोड़ा सा हाई आएगा। मैनोमीटर नॉट कैलिब्रेटेड एट जीरो मार्क, पहले मतलब बीपी लेने से पहले उसको हम जीरो पे कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। व्यूइंग द मेनिस्कस फ्रॉम बिलो द आई लेवल, सो इन सारे कंडीशन में जो बीपी है वो आपको थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये आपका कुछ कंडीशन था। उसके बाद हम आते हैं कि एबनॉर्मल बीपी कब कब देखने को मिलता है? जैसे कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जिसको बोलते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन, मतलब क्या सिंपल है कि जब आप पोजीशन चेंज करोगे ना, पोजीशन चेंज इन द सेंस कि ऐसे नहीं कि मैं इधर से उधर गई तो नो, जैसे कि आप बैठे हो, बैठ के एकदम से खड़े होंगे तो आपका बीपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप सो रहे हो, सो के एकदम से बैठोगे तो आपका बीपी कम हो जाएगा। सो के एकदम से खड़े होंगे तो आपको बीपी कम हो जाएगा। सो डेट इज कॉल्ड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और पोस्चुरल हाइपोटेंशन, मतलब पोस्चर चेंज करने से, ठीक है ना। वेन कब बोलेंगे? वेन ऐसे ही नहीं कभी भी कुछ भी बोल देंगे। सो वेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल 20 mm of Hg और मोर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल 10 और मोर विद इन 3 मिनट ऑफ पोजीशन चेंज, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब लेमेन में तो आप बोल सकते हो कि पोजीशन चेंज करने से बीपी कम होना इज कॉल्ड ऑर्थोस्टैटिक और पोस्चुरल हाइपोटेंशन, बट आपको डिफाइन कैसे करना है? सो इट इज द डेफिनेशन, ठीक है ना। व्हेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल 20 और मोर, और व्हेन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल 10 और मोर विद इन 3 मिनट्स ऑफ पोजीशन चेंज, ठीक है। पल्स डेफिसिट क्या होता है? पल्स डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द एपिकल पल्स माइनस रेडियल पल्स, सिंपल, ठीक है ना। एंड लाइक इसमें कैसे करेंगे कि व्हेन काउंटेड साइमल्टेनियसली फॉर फुल 1 मिनट, दो लोग हैं, एक एपिकल पल्स मॉनिटर करेगा और एक जो है वो रेडियल पल्स मॉनिटर करेगा फॉर 1 मिनट के लिए, एंड उसको माइनस करने पे पल्स डेफिसिट आएगा, ठीक है। पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज पल्स प्रेशर। नॉर्मल कितना होना चाहिए? 40 mm of Hg। उसके अलावा मीन आर्टेरियल प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से कभी लाइक फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कभी आपको नॉर्मल रेंज पूछ लेते हैं, कभी आपको लाइक सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी बता देते हैं एंड पूछते हैं कि मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना होगा, ठीक है। सो सबसे पहले आपको मीन आर्टेरियल प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये फॉर्मूला हो गया। नॉर्मल रेंज क्या है? 70 to 100 mm of Hg, ठीक है। अगर लेस देन 60 होगा तो बॉडी मतलब कि ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। सो जो नॉर्मल रेंज है वो 70 to 100 होना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट बीपी एंड रेस्पिरेशन। तो वाइटल साइन पूरा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट में हमने पढ़ा था टेम्परेचर और पल्स के बारे में, सेकंड में हमने रेस्पिरेशन एंड बीपी के बारे में पढ़ लिया। सो वाइटल साइन इज कंप्लीटली कवर्ड, ठीक है।
कहाँ कहाँ से एमसीक्यू आएगा वो भी मैंने आपको साथ साथ बताते गई हूँ, सो आपको वो भी चीज़ समझ में आ गई है। सो दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।